25,000 से 25 लाख तक कैसे कोई पहुंच सकता है? 25,000 से 25 लाख तक पहुंचना बहुत आसान है। तो हम शेयर मार्केट के सेंसेक्स की बात करते हैं, वो 8,000 था। आज अब देखिए वो मार्केट है 80,000 82,000। किसान जिनकी सालाना इनकम ही 50,000 या 1 लाख होती है, वो कैसे उस इनकम को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं? अगर आपने 1,000 रुपये रखे हैं मम्मा ने, तो वो 1,000 के 1,000 रहेंगे 5 साल बाद। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इंडियन मार्केट या फिर क्रिप्टो? उस हिसाब से इन्वेस्ट करना होता है जहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है इन्फ्लेशन को बीट कर सके। शेयर्स में प्रॉफिट ज़्यादा होता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स, बट शेयर्स में लॉस भी उतना होता है। स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं उसमें से 99% ट्रेडर्स जो होते हैं वो लॉस बेयर करते हैं। तो फिर आप क्या एडवाइस देते हैं कि हमें लोन पर घर लेना चाहिए? आज मैं अगर 50,000 रुपये कमा रही हूँ, मेरे मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपये है। अगर मेरी जॉब चलेगी तो वो 30,000 रुपये कहाँ से आएंगे? किस एज में कितनी इनकम पर कौन सी गाड़ी? घर अपना है नहीं, हाँ। तो बाकी 4 लोन और चल रहे हैं, तो गाड़ी भी ले आओ। बस 18 लाख की गाड़ी है, तो अभी मैं खड़े खड़े 18 लाख की गाड़ी खरीद सकती हूँ। किन किन चीज़ों का ख्याल रखें किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले? अगर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो म्यूचुअल फंड के बहुत जगह पॉइंट्स होते हैं। लॉन्ग विजन से अगर हम देखते हैं तो ज़मीन ज़्यादा पैसा देगी या फिर स्टॉक्स ज़्यादा पैसा देगी? नमस्ते, जय श्री श्याम दोस्तों आज का एपिसोड ना अभी तक के सभी एपिसोड से बिल्कुल अलग होने वाला है। आज का एपिसोड होने वाला है जो आपको 25,000 से लेकर 25 लाख तक कमाने की ट्रिक देगा। जॉब वाला भी चाहता है कि लाखों में कमाए, बिजनेस वाला भी चाहता है कि उसके पास लाखों की गाड़ी हो। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे, कैसे हम 25,000 से लेकर 25 लाख तक पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में पैसे की कमी को दूर कर सकते हैं, कैसे हम कम पैसे से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र ज्योतिका जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। बहुत 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 एक्साइटेड। एग्जैक्टली। अक्सर पैसे की कमी महसूस होती रहती है कदम कदम पर, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं क्योंकि आपको पता है कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो शुरू किया होगा जी। कहाँ से शुरू किया था? मैं दिल्ली की ही हूँ पहले तो पेरेंट्स जो थे दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। बट फैमिलीज में क्या होता है, सेविंग का और जो सैलरी आ रही होती है उसी पे काम होता है। बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्ट। मैं कॉलेज किया, कॉलेज के बाद जब ज्वाइन करा तो बाय चांस कॉलेज में जो प्रोजेक्ट्स हमने लिए वो म्यूचुअल फंड्स पे लिए। ये तो अननोइंगली, आप बोले यूनिवर्स का कॉल था या क्या था, वो अननोइंगली म्यूचुअल फंड्स पे ही आया। हाँ। जब कॉलेज क्रॉस करके जॉब करा तो भी जो फर्स्ट जॉब लगा वो म्यूचुअल फंड कंपनी में ही लगा। तो वहाँ से पता चला कि हम जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जैसे कि एफडी या पोस्ट ऑफिस, उसके ऊपर भी कुछ होता है। तो वो म्यूचुअल फंड्स था। म्यूचुअल फंड्स में पता चला कि इन्वेस्टमेंट होता है। आज से शायद 2007 के आसपास की बात है जब फर्स्ट जॉब लगा। और फर्स्ट जॉब लगने के बाद क्योंकि कंपनी में तो हमें इन्वेस्टमेंट भी करना ही होता था। मतलब आपको सैलरी आया, आप जिस कंपनी में आप वही करते हो ना। बिल्कुल एग्जैक्ट। तो मैं जिस कंपनी में थी सुंदरम म्यूचुअल फंड था। अब सुंदरम म्यूचुअल फंड है, पहले प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड बोला जाता था उससे। तो एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करा था। तो इन्वेस्टमेंट शुरू करा। इन्वेस्टमेंट छोटे अमाउंट से शुरू करा था। करके छोड़ देते थे। तब भी SIPs बहुत चलती थी। उस टाइम इतना पॉपुलर नहीं था, बट वी नो कि SIP होती है। ठीक है। तो SIP क्या है कि आपके अकाउंट से हर महीने एक पर्टिकुलर जो भी अमाउंट होगा, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 500 रुपये से शुरू होती है और 500 रुपये से शुरू होगी और आपके अकाउंट से आप चाहे 500 का करवा लो, हर महीने कटती रहेगी। 1,000 रुपये का करवा लो, 2,000, 5,000, लिमिट कुछ भी नहीं है। ठीक है। वो अमाउंट डिडक्ट होके आपका जो है एक जगह जुड़ता रहेगा। हाँ, स्कीम में, म्यूचुअल फंड स्कीम में जुड़ता रहेगा। तो वो शुरू हुआ। अब पैसे जाते थे, क्या होता था, ऑटोमेटिकली पैसे मिल गए। लेट्स से उस टाइम पे अगर 10,000 की सैलरी है, अगर 1,000 रुपये निकल गए तो 9,000 हाथ में थे। तो 9,000 में ही चलाना था काम, क्योंकि पता था भैया पैसा तो वहाँ जाएगा। सैलरी हो गई 10,000 से 9,000, बट वो जो 1,000 रुपये थे, जब थोड़े टाइम बाद देखा, उसके रिटर्न्स देखे, तब मुझे समझ में आई ये बात कि किस तरह से पैसा पैसे को बनाता है। तो वो चीज़ वहाँ पे क्लिक हुई।
जॉब चलती रही, इन्वेस्टमेंट्स होते रहे, मार्केट शायद 2008 के आसपास था 8,000, जो हम शेयर मार्केट के सेंसेक्स की बात करते हैं वो 8,000 था। आज अब देखिए वो मार्केट है 80,000 82,000 पे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारा इन्वेस्टमेंट होता रहा। दूसरा सिनारियो तब आया, मेरी मदर गवर्नमेंट जॉब में थी, तो गवर्नमेंट जॉब में या जो नॉर्मल पेरेंट्स ही होते हैं, हाँ, वो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं? LIC ले लिया, LIC ले लिया, LIC ले लिया, हाँ, FD FD कर ली, FD में करा हाँ, लिया। तो मेरी मदर ने भी बहुत सारा यही करा हुआ था, LIC FDs। जब टैक्स का टाइम आता था तो FD के जो इंटरेस्ट आते थे उस पर टैक्स भी लगता था। अब क्या किया जाए समझ नहीं आता था। मम्मा को बोले, मदर को बोले, तो वो बोलती थी नहीं यही चलता है। हाँ, समहाउ उनको समझा के उनका सारा FD सारा LIC बंद करके अप्रॉक्सीमेटली 2018 में उनका रिटायरमेंट था। उस टाइम पे उनका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराया। ओके, जितना भी मतलब रिटायरमेंट के टाइम पर मिलता है। आज उनका कॉर्पस अगर 100 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट करा तो 500 है। ओह, तो हमें ये चीज़ बहुत 5 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा। तो विद इन आप लगा लिए 6 years, 6 years एग्जैक्टली 7-8 years 7-8 आज। years, हाँ। तो आप सोच सकते हैं कि तब हमें तो बहुत पहले समझ में आ गई थी चीज़ मम्मी को समझाई, फिर मम्मी ने आगे 4 लोगों को समझाई। हाँ, क्योंकि हम फिर वो सर्कल उस में टाइप चला। की सोसाइटी में, कल्चर में रहते हैं ना कि अपने से बड़ों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे समझाएं कि पैसा आज के दौर में जितना बड़ों की ज़रूरत बन चुका है उतना ही स्कूल और कॉलेज लाइफ में जी रहे बच्चों के लिए भी है। पैसा देखिए हर जगह चाहिए होता है, ठीक है। पेरेंट्स अपने बच्चों पे पैसा खर्च करते हैं एजुकेशन के लिए, बच्चों के हाथ में पैसा देते हैं ताकि वो अपने फ्रेंड सर्कल में मूव कर सकें। उनके अपने एक्सपेंसेस होते हैं, अपना आना जाना होता है। सेकेंडली हम लोगों का ना लॉन्ग टर्म सोच नहीं होता। हम लोग पैसा जब जोड़ते हैं तो क्यों जोड़ते हैं कि हाँ पैसा जोड़ रहे हैं, बट हमारी लाइफ में कितने सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जैसे कि हमें आज से शायद हम सोचते हैं कि 2 साल बाद 3 साल बाद शायद कोई कार खरीदनी है, या फिर जो हमारे पास कार है उसको अपग्रेड करना है, या फिर आज मेरा बच्चा हुआ तो ऑब्वियसली आज से 18 साल पे तो वो कॉलेज में जाएगा ना, तो कॉलेज की फीस तो होगी वो कॉलेज की फीस कहाँ से आएगी हम लोग नहीं सोचते। आज से 18 साल से बाद शायद 25 साल 26 साल 28 साल पे शादी होगी उसकी, चाहे लड़की हो लड़का, उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा, वो कहाँ से आएगा वो हम नहीं सोचते। बिल्कुल। उस 28 साल के बाद जब मैं काम करना बंद कर दूंगी, मेरी रिटायरमेंट होगी, उसके बाद मेरी अर्निंग तो बंद हो जाएगी। अगर मैं लेट्स से गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिर भी पेंशन आएगा, बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हूँ तो वो पैसा रिटायरमेंट का कहाँ से आएगा, हम ये नहीं सोचते। बिल्कुल। हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ों पे सोच के चलते हैं, कल का सिर्फ। हमें आगे चीज़ क्योंकि हमें पता है जब हमारा बच्चा जाएगा उसके एक्सपेंसेस होंगे, तो उसके लिए जोड़ के रखना, हम आइडियली तो हमारी मदर्स करती हैं, हमारी मम्मी दादी यही तो करती ना, पापा अपना सैलरी ला के देते हैं, और मम्मी क्या करती है घर के खर्चे निकालती, फिर अपना थोड़ा सा अलग छुपा लेती है, कभी डब्बों में कभी कहीं, तो रखती है, वो मम्मा करती है। बट वो पैसा जो है अगर आपने 1000 रुपए रखे हैं मम्मा ने, तो वो 1000 के 1000 रहेंगे 5 साल बाद भी, वो ग्रो नहीं करेगा। और जैसे आपको बोलते हैं महंगाई दर, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, अगर वो 1000 रुपये नहीं ग्रो करेगा तो आपका तो 1000 है, इन्फ्लेशन अगले साल 1007 हो गया, 6-7% रहता ही है, तो आपका 1000 रुपये तो कम हो गया जो चीज़ आपको लेनी थी। फिर तो इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है, और उस हिसाब से इन्वेस्ट करना होता है जहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है इन्फ्लेशन को बीट कर सके, मतलब इन्फ्लेशन के अगर 6-7% है तो उससे ऊपर जो है रिटर्न आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जैसे आप बोल रहे हो कि हम वो नहीं समझ पाते हैं, तो सही एज क्या है इन्वेस्टमेंट की? इन्वेस्टमेंट की एज सून एज जब भी आप पैसा कमाना शुरू कर दें। आप तो एक कॉलेज वाला यूथ या फिर स्कूल लाइफ जो अभी जी रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, ट्यूशन्स हैं, फ्रेंड सर्कल भी है, सभी में अगर उठना बैठना होता है तो सभी के साथ खर्चा होता है, तो वहाँ पर कैसे वो सेव कर पाएगा? पहली बात तो हम सभी को, हम छोटे थे, हमारे बच्चे आज होंगे, हमारे बच्चे हैं या हमारे भाई बहन हैं, सबको पॉकेट मनी मिलता है। बिल्कुल मिलता है। 500 रुपये पॉकेट मनी मिलता है, हम 500 रुपये खर्च कर देते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है। हम लोगों का यही जो बेसिक एटीट्यूड है यही आगे लाइफ में रहता है, ठीक है।
पहले जो हमें 500 रुपये मिले, चाहे वो हमारी सैलरी हो चाहे हमारा पॉकेट मनी हो, उसमें से थोड़ा सा सेव कर लो, चाहे 100 रुपये 50 रुपये जो आपका कैपेबिलिटी है उसको सेव करके जो पैसा बचे उसको खर्च करो। ओके। आइडली हम क्या करते हैं, पेयर प्रेशर में खर्च कर देते हैं, अरे उसके पास ये तो ये लेना है, पार्टी में बैठ गए तो उतना खर्च करना ही करना, कहीं जाना है तो ड्रेस ले लेनी है, ये खर्चे हमें थोड़े से देखने पड़ते हैं। तो ये डिसिप्लिन होता है। जैसे कि हम जब वेट लॉस करते हैं, ठीक है, तो हमें जो भी डाइटिशियन होगा या हमारा जो भी ट्रेनर वो डाइट पे डालता है, क्या बोलता है वो, आप अपनी कैलोरीज कम करो, वो भी तो डिसिप्लिन है ना, ठीक है। आप अपने खर्चे कम करो, थोड़े से आपको खर्चे कम करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आपका डिसिप्लिन बनेगा। और ये जितनी जल्दी आदत बच्चों में इनकलकेट हो जाए उतना बढ़िया। मान लो किसी बच्चे ने सेव करना शुरू करा 100 रुपये हर महीने, उसकी तब तो 100 रुपये की हैबिट बनेगी ना, 100 रुपये मैं सेव कर रहा हूँ। जब वो आगे जॉब भी करेगा तो वो 100 के 1000 सेव करेगा, 10,000 सेव करेगा, क्योंकि उसकी हैबिट है सेव करने की या इन्वेस्ट करने की। तो ये सेविंग हैबिट पेरेंट्स को डालनी होती है कि जब भी आप बच्चे को पॉकेट मनी दे रहे हो तो आप उसको बताओ कि बेटा इसमें से थोड़ा सा पैसा आपको सेव करना है, हाँ, या इन्वेस्ट करना है। अच्छा, अगर अब यहीं पर आते हैं, जैसे इन्वेस्ट और सेव करने की आपने बात बोली, तो आपके हिसाब से टॉप 3 सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर सेविंग्स के लिए कौन से रहेंगे? सेक्टर्स की अगर बात करूं तो अगर बिल्कुल सेक्टर वाइज ही चले जाए, बिल्कुल, तो आपका अभी इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि जैसा अभी बजट आया है तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू करी है, वो एक है। आप आईटी में कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्लाउड डेटा सेंटर्स बनेंगे एज पर बजट। तो 2 सेक्टर्स तो ये, और बाकी एक फार्मा सेक्टर तो हमेशा ही कभी उसमें आप देख लो ना, फार्मा सेक्टर में आपने कभी सुना है कि रिसेशन आया हो? कभी नहीं। हर बार नई बीमारी आती है, हर बार उस बीमारी का कुछ नया इलाज बनता है, तो फार्मा सेक्टर तो हमेशा ही बूम पे रहता है। तो ये मेजर जो 3 सेक्टर्स है आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहिए होगा, क्योंकि वो सेक्टर कब बूम करेगा कब नीचे जाएगा वो आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र बताएगा, क्योंकि वो परफेक्ट नॉलेजेबल पर्सन है। एग्जैक्ट। अच्छा, अगर कोई इंसान खुद ही से कर रहा है, मान लीजिए किसी को फाइनेंस एडवाइज़र नहीं मिल पा रहा है, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखे किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले, उसमें अपना पैसा लगाने से पहले? मैं इन्वेस्टमेंट से पहले थोड़ा सा और पीछे जाके बेसिक पे आती हूँ। ठीक है। जब भी आप कमाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको बनाना होता है एक आपका फाइनेंशियल कंटिजेंसी फंड या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी फंड। ठीक है। आज आप कमा रहे हैं, हो सकता है कभी आपकी जॉब चली जाए। आज मैं अगर 50,000 रुपये कमा रही हूँ, मेरे मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपये है, अगर मेरी जॉब चलेगी तो वो 30,000 रुपये कहाँ से आएंगे? तो मुझे कम से कम अपने आगे के 6 महीने के एक्सपेंसेस, अगर मेरा 30,000 का एक्सपेंस है तो आगे के 6 महीने यानी कि 1,20,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में रखना है कि गॉड फॉरबिड अगर कल को मेरी जॉब चली जाती है तो मैं बिना किसी प्रेशर के अपने बाकी सारे एक्सपेंसेस को कवर कर सकूं। तो ये तो सबसे पहली चीज़ है जब हम पैसा सेव करने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला होना चाहिए। दूसरी चीज़, हम लोगों का दूसरा सबसे बड़ा इंडिया का प्रॉब्लम ये है, हम लोग आती हुई मुसीबत को टाल जाते, मतलब देखना नहीं चाहते, नज़रअंदाज करते हैं। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे पास साफ़ हवा नहीं है, साफ़ खाना नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, रोड पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अल्टीमेटली इन सबसे क्या होगा? बीमारी और हॉस्पिटल्स, ठीक है। अब ये सोचिए, अगर आप इंडिया जैसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हैं, आप कहाँ जाते हैं? प्राइवेट। और प्राइवेट में जाके आप जानते हैं एक्सपेंसेस कितने होते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब 2 चीज़ें होंगी, या तो आपके पास इतना पैसा है कि आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर आपने जो जोड़ा हुआ पैसा होगा वो हम वहाँ पर देंगे, और नहीं होगा तो मैंने तो लोगों का घर ज़मीन बिकते हुए देखा है, बिल्कुल, सिर्फ हॉस्पिटल्स के बिल देने के लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको एक अपना मेडिकल इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम जो प्रीमियम दे रहे हैं वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वो गलत है। आपको खुशी ये होना चाहिए कि आप बीमार नहीं पड़े, और अगर पड़े तो आपके पास इंश्योरेंस है जहाँ पे आप कम से कम 10, 20, 30,000 रुपये में कम से कम 25-30 लाख रुपए का एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कुछ ऐसा हो गया
तो आपको 25-30 लाख रुपए देने पड़ेंगे, चाहे जैसे भी दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये दूसरी चीज़ है। अब बातें आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट हम जब भी करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हम डायरेक्टली सेक्टर्स में जाके नहीं करेंगे। ठीक है। हम प्रेफर करेंगे पहले, अगर हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, लेट्स से मैं 10,000 रुपये कमा रही हूँ, अब मेरी कैपेसिटी नहीं है रिस्क लेने की, ठीक है, अगर मेरा 10,000 में से 1,000 भी कम हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है, तो मुझे करानी है एफडी। ठीक है। उससे ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है। बट अगर आप इस चीज़ से ज़्यादा सोच सकते हैं कि आपके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, म्यूचुअल फंड, तो आप म्यूचुअल फंड को ऑप्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अच्छी चीज़ ये है कि आप सिर्फ एक शेयर में पैसा नहीं डालते, आपकी एक स्कीम में कम से कम 30-40 जो है वो शेयर्स होते हैं। अब जब 30-40 शेयर्स हैं तो मान लीजिए अगर 10 शेयर्स भी नीचे हुए, बाकी के 30 शेयर्स तो नीचे नहीं होंगे, तो वो आपका पोर्टफोलियो वहाँ पे बैलेंस हो जाता है। वो एक अच्छी चीज़ है। ये बहुत एक सही बात है कि शेयर्स में प्रॉफिट ज़्यादा होता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स, बट शेयर्स में लॉस भी उतना होता है। शेयर मार्केट में 99 जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस बेयर करते हैं, सिर्फ 1% ऐसा होता है जिसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स अच्छा है, बैठे बिठाए आपको ना करते हुए 12 से 15% का रिटर्न आता है सालाना। बट कंडीशन क्या है, आपको लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे रहती है। आपने आज पैसा इन्वेस्ट करा, लेट्स से मैंने 10,000 रुपये आज इन्वेस्ट कर दिए, हो सकता है कल मार्केट नीचे चली जाए, मेरा पैसा 8,000 रह जाए। अब वो मैं देख के पैनिक कर जाती हूँ कि भैया मेरा पैसा तो लॉस में हो गया। बट उसी पैसे को रख के अगर मैं 2 साल 3 साल 4 साल वेट करूँ तो वही 10,000 जो है शायद 15, 20, 30,000 बन सकता है। रिस्क है, बट ये गेम लॉन्ग टर्म का है। जैसे एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल होता है, चीनी हम लेने जाते हैं मार्केट में, आज चीनी 50 रुपये है, कल मैं जाऊंगी हो सकता है 47 हो जाए, परसों 48 हो जाए, तरसों हो सकता है 52 भी हो जाए। बिल्कुल, ठीक है, और हो सकता है आगे आने वाले 6 महीनों में चीनी का प्राइस गिर के 40 रुपये हो जाए। बट मैं आज से अगर 3 साल बाद 4 साल बाद मार्केट में जाऊंगी, वही चीनी 70-80 रुपये की मिल रही होगी। बिल्कुल एग्जैक्ट, लॉन्ग टर्म की बात है सारी, क्योंकि ग्राफ जो होता है वो ऐसे ऐसे शॉर्ट टर्म में जाता है, ऊपर नीचे जैसे हमारी लाइफ लाइन जाती है। बट अल्टीमेटली अगर देखेंगे तो उसका जो मूवमेंट है वो अपवर्ड्स ही होता है। जैसे मैंने बताया 8,000 का सेंसेक्स 80-82 हज़ार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ है। अच्छा, एक बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं आपसे पूछता हूँ, जो किसान होते हैं जिनकी सालाना इनकम ही 50,000 या 1 लाख होती है, वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? वो कैसे उस इनकम को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं? देखिए, उनके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है? देखिए, जब अगर हम किसान की बात करते हैं तो किसान जो होते हैं इनको बहुत सारे एड्स भी मिलते हैं। ये हमें जो लोकल बैंक्स होते हैं, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ होती है, उनसे एक बार जाके बात करनी चाहिए कि उनके लिए अभी क्या क्या स्कीम्स आई हैं। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम निकालती है, बहुत सारे किसान उनको लेते भी नहीं हैं। बट जो है पहले हमें ये देखना चाहिए हमारी कौन कौन सी स्कीम है। बट अगर एक किसान अगर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो म्यूचुअल फंड के बहुत जगह पॉइंट्स होते हैं। बैंक हर जगह है, बैंक में म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, तो वही है, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने होंगे, अपना जो है इन्वेस्टमेंट वहाँ पे देना होगा, और वो अपना उनका पैसा जुड़ता रहेगा। हम डबल ट्रिपल की अगर बात ना करें, पैसा अल्टीमेटली आप अगर एफडी में भी इन्वेस्ट करते हो तो 7 से 8 साल में वो डबल होता ही होता है। म्यूचुअल फंड बस उससे बेटर रिटर्न देते हैं। ओके, लेकिन वो लोग कैसे जाने कि म्यूचुअल फंड बेस्ट है या फिर वो स्कीमें बेस्ट हैं? ये उनको वहाँ पे बैंक में एडवाइजर्स होते हैं, या फिर वो किसी भी आसपास का कोई एडवाइज़र है, क्योंकि आसपास कोई ना कोई होगा ही, या फिर ऑनलाइन जैसे है बात कर सकते। फ़ोन आजकल सभी के पास है, नॉर्मली फ़ोन पे हर चीज़ अवेलेबल है। जैसे किसी भी एडवाइज़र से बात करते हैं तो वो उनको सजेस्ट कर देते, देखिए एक नॉर्मल किसान की लाइफ में उस टाइम पे क्या चल रहा है, क्या उसका उधार चल रहा है, वो डेट फेज में है, या अभी उसकी अच्छी फसल हुई तो ज़्यादा पैसा आ गया, ये आप उसकी कंडीशन देख के बता सकते हैं। जैसे लेट्स से मेरे पास कोई कॉल आएगा तो मैं उसका पूरा प्रोफाइल एक्सेस करूँगी कि आपका कहाँ पैसा कहाँ लगा है, कितना बीघा ज़मीन है, क्या घर बाहर है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे कितने हैं पढ़ने वाले, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और उसके बाद देख के फिर उनको बताया जाएगा कि आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं उसे मतलब मैं बिना जाने ये बोल दूँ कि जैसे आप किसानों की एक जनरल बात बोल दूँ कि आप जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो। म्यूचुअल फंड में रिस्क है, हाँ पता ही, और उनको पता भी नहीं चलेगा, रिस्क है, उनका पैसा लॉस में चला गया तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, तो इसलिए ऐसा ट्रस्टेड बंदा होना बहुत ज़रूरी है जो आपको गाइड कर सके कि आपकी ये कंडीशन है
उसके अकॉर्डिंग जो है हम इस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। करेंगे। ठीक है। और मैम अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से, रील्स के माध्यम से कुछ एडवाइजर्स को ऐसे कहते सुना है कि घर अपना ना हो, रेंट पर हो तो ज़्यादा बेटर होता है। ये चीज़ मैंने भी सुनी है और इसके पीछे भी साइंस, मतलब साइंस बोलो आप, मैथ्स बोलो, वो प्लीज़ है। बताएं। हाँ। देखिए, बट पता है क्या, घर अपना ना हो रेंट पे होना, जैसे बात कर रहे हैं तो वो ठीक बात है, बट आप एक बात बताइए, इंडिया में घर को एक इमोशन लिया जाता है। आपकी असेट नहीं है वो, आपकी प्रॉपर्टी तो है ही, हाँ। बट वो जो घर होता है वो आपका इमोशन है। बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। आज शायद जिस घर में मैं रह रही हूँ वो मेरे पापा का घर है या मेरी मदर का घर है, मैं उसे अगर मुझे बेचना भी होगा ना, मेरा वो लास्ट ऑप्शन होगा कि ये मेरा घर रह जाए, क्योंकि मेरी मदर की या मेरे फादर की इससे यादें जुड़ी हुई हैं। तो इंडिया में जो घर लिया जाता है वो एज ए इमोशन लिया जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए अलग चीज़ है, हम रेजिडेंशियल घर की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि आप घर मत लीजिए, तो पहले तो आप, दूसरी प्रॉब्लम, अगर आप रेंट पे रहते हैं, आप रेंट पे रह के देखिए एक बार कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है ना, आप एज अ टेनेंट रहेंगे और टेनेंट्स को आज की सोसाइटी में उतना, आप ऑब्वियसली उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। इवन मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूँ अभी, वहाँ पे ये है टेनेंट्स को पार्किंग नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ नॉट ना, एक बंदा पे करके रह रहा है, आप उसको बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं दे सकते, तो किस बात का। तो पहले तो ये चीज़ है कि घर आप इमोशन से अगर ले रहे हैं तो फिर तो उसका कोई कॉस्ट ही नहीं है। फिर वो आप 10-20 लाख 50 लाख एक्स्ट्रा करके भी लोगे ही लोगे। बट हाँ, अगर एज अ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लोन लेके लेना, क्योंकि कहते हैं लोन अगर आप लेके करते हो तो उसका आपको डबल पे करना पड़ रहा है। बट अगर मैं अपने उस पे आऊँ कि आप लोन मत लीजिए, तो मेरे हिसाब से आप अगर घर लेना चाहते हैं तो आप लोन लीजिए। ठीक है, आप लोन की जो EMIs पे कर रहे हैं, हाँ, आपने डाउन पेमेंट, आप लेट्स से आपके पास थोड़ा सा लमसम अमाउंट है, हाँ, थोड़ा नहीं, एक्चुअली आज के टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे बैंक ऐसा ऑफर लोगों को देते हैं कि वो बोलते हैं कि हम 90% पर आपको लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसमें क्या लगता है कि कर लेना चाहिए या फिर कितनी पेमेंट उनको देनी चाहिए? देखो, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अगर होती तो मेरे पास जो डाउन पेमेंट होता, थोड़ा मैं कम से कम डाउन पेमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोन अवेल करती। रीज़न बताती हूँ। जो मेरे पास डाउन पेमेंट है, हाँ, मैं उसे लगा दूंगी किसी डेट फंड में। डेट फंड, दो म्यूचुअल फंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक इक्विटी होता है जो कि शेयर्स होता है, हाँ, एक डेट फंड्स होता है। हाँ, डेट फंड्स कौन से फंड होते हैं? ये वो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो आपको कहती है हमें पैसा दो और हम उस पर आपको इंटरेस्ट देंगे, एक तरह का उधार। अब वो इंटरेस्ट देती है, हालांकि वो भी इतना सिक्योर नहीं है। कुछ गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट भी होता है, जैसे आपका G-Secs होते हैं जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। गवर्नमेंट भी पैसा लेती है, आपका बैंक्स भी पैसे लेते हैं, इनको भी तो पैसे की जरूरत होती है, तो पब्लिक से ही मांगते हैं, उस पर ये इंटरेस्ट देते हैं। मैं वहाँ पे अपना पैसा रखूंगी, ठीक है, उस पैसे में मुझे 9 से 10% रिटर्न आएगा। मेरा लोन का इंटरेस्ट जाएगा 8 से 9%, और जैसे जैसे मेरा लोन कम होता जाएगा मेरा इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा। यहाँ से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ, हाँ, यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, हाँ, और वहाँ से मेरे पैसे पे मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, मिल रहा है। हाँ। अब जो मेरे पैसे का इंटरेस्ट जब मैं लास्ट में कैलकुलेट रिटर्न जो है, या चाहे मैं इक्विटी में डालूँ, इक्विटी में भी अगर डालती हूँ तो भी सेव है, क्योंकि लॉन्ग टर्म रहेगा। ठीक है ना। तो अब वहाँ पे जब मैं लोन को और उसको कंपेयर करूँगी ना, तो जो मेरा लोन का EMI विद इंटरेस्ट जाए होगा हमेशा डबल होगा, आधा होगा मेरा, जो आपका जो हम लोन पे कर रहे हैं, हाँ, जो लोन हमने पूरा पे करा है वो आधा होगा जितना हमने म्यूचुअल फंड से रिटर्न इंटरेस्ट लिया है। हाँ, ओके, मेरा ये फंडा है, मतलब जो मैं कैलकुलेट करती हूँ वो ये है कि अगर मेरे पास लमसम अमाउंट तो फिर आप क्या एडवाइस देते हैं कि हमें लोन पर घर लेना चाहिए? मैं वही बोल रही हूँ, ये भी सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। हो सकता है मैं लोन के साथ साथ म्यूचुअल फंड की EMI, म्यूचुअल फंड का जो हमारा SIP नहीं अफोर्ड कर सकती, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे लोन मुझे ज़्यादा ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो हर पर्सन का अलग अलग है, बट आइडियली आप ये कर सकते हो, अगर आप लोन चला रहे हो तो साथ साथ उतने अमाउंट की एक SIP कर लो, अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट वहाँ से रिकवर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से ना मेरे मन में एक चीज़ और पैदा होती है। आप ये बताएं कि आज के दौर में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट
करना ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर स्टॉक मार्केट में? ठीक है, देखो रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में पहला तो डिफरेंस आप ये देख लो, रियल एस्टेट जो है वो फिजिकल इन्वेस्टमेंट है, ओके। स्टॉक जो है वो डिजिटल इन्वेस्टमेंट है, पेपर्स पे है, ठीक है, पहली चीज़ ये। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए होगा, चाहे 10 लाख हो, मतलब आपको लाखों में, आप 10-20 हज़ार रुपये से नहीं इन्वेस्ट कर सकते उसमें, ठीक है। अल्टीमेटली आपको बड़ा अमाउंट ही चाहिए होगा रियल एस्टेट में डालने के लिए, इवन आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी कर रहे हो। बिल्कुल। रियल एस्टेट की तीसरी चीज़ ये है, अगर कल को आपको ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में, तो आप कल के कल या परसों के परसों आप अपना जो असेट है, आपकी प्रॉपर्टी है, नहीं बेच सकते मार्केट में। अगर आपने बेचा, आपको उसका उतना वर्थ मिलेगा ही नहीं। दूसरी चीज़ आपने सुनी होगी, प्रॉपर्टी जब भी खरीदने जाओ हमेशा महंगी होती है, बेचने जाओ सस्ती होती है। अनलेस अनटिल आप वेट करो उस चीज़ का कि प्रॉपर्टी आपको अच्छे दाम में बिक जाए। तो ठीक है, अगर आपके पास लगता है आपको एक्स्ट्रा टाइम है या सरप्लस मनी है, तो आप रियल एस्टेट में डालो, कोई दिक्कत नहीं है। बट रियल एस्टेट के ये प्रॉब्लम रहता है। रियल एस्टेट अदरवाइज भी अगर इन्वेस्ट भी करते हो तो आपको तब भी इनकम आज रेंट जो होता है आपको तब भी इनकम जनरेट करके देता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसकी मुझे ज़रूरत कब है। लेट्स से अगर मेरे को 2 साल बाद ज़रूरत है और मैं रियल एस्टेट में डाल के बैठ गई तो फिर तो मेरी प्रॉपर्टी उस हिसाब से फिर निकलेगी भी नहीं अगर मुझे ज़रूरत है। बट हाँ, मेरा लॉन्ग टर्म अगर विजन है तो मैं रियल एस्टेट में डाल सकती हूँ। ओके। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। हाँ। स्टॉक मार्केट में 2 तरह से पैसा लगता है। एक तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, जहाँ पे पैसा लगा के लोग लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। दूसरा ट्रेडर्स जो होते हैं, डेली का जो फ्यूचर ऑप्शंस सेल और बाय होता है। स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं उसमें से 99% ट्रेडर्स जो होते हैं वो लॉस बेयर करते हैं। सिर्फ 1% ऐसा होता है जो आपको प्रॉफिट में निकलता है। ठीक है, तो एज अ प्रोफेशन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो देन इट्स ओके, क्योंकि एज अ प्रोफेशन करने के लिए भी आपको बहुत नॉलेजेबल पूरा मार्केट टाइम करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। सुबह 8 बजे 7 बजे आपको अपने सिस्टम पे बैठ के ग्लोबल मार्केट देखना पड़ेगा, फिर यहाँ का मार्केट देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप ट्रेड करोगे। और उस पर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो सेशन जाएगा या फिर जो आपका उस दिन का मार्केट जाएगा वो आपका प्रॉफिट में ही जाएगा। तो पहली चीज़ ये है। बाकी ट्रेडर्स जो है अगर एज अ प्रोफेशन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करो या एक कोई नॉर्मल इंसान कर रहा है, नॉट एडवाइजेबल। आप स्टॉक्स लीजिए, वो भी रिसर्च करके लीजिए या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, वो स्टॉक्स लीजिए और लॉन्ग टर्म में रहिए। लॉन्ग टर्म नहीं भी रहते तो जो आपका एडवाइज़र होता है वो आपको सजेस्ट कर देता है कि आपको 6 महीने के लिए रहना है, उसके बाद आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। या साल के लिए रहना, उसके बाद आप प्रॉफिट बुक करके रह सकते हो। मेरे पास खुद के ऐसे शेयर्स हैं जो 20-20 साल पुराने हैं। वो आज भी हैं? आज भी है, क्योंकि मेरे को यूज़ नहीं करना तो है अभी मेरे पास, और अच्छा खासा, मतलब कम से कम 5x प्रॉफिट्स ही हुए हैं। तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग तो करनी लेके छोड़ दिया, अब वो ग्रो करते रहे अपने आप। अच्छा, जैसे भी आप बोल रहे हो कि लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर हम देखते हैं, लॉन्ग विजन से अगर हम देखते हैं, तो ज़मीन ज़्यादा पैसा देगी या फिर स्टॉक्स ज़्यादा पैसा देंगे? डिपेंड करता है ये भी फिर ज़मीन कहाँ पे है। लेट्स से आपने कहीं गांव की तरफ को ज़मीन ले ली, ज़मीन ऐसी पड़ी रही, कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी। वहीं से हाईवे निकल गया तो फिर कितना, आपको पता ही है प्राइस कितना बढ़ता है। तो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स देखना पड़ता है। डेफिनेटली रियल एस्टेट आपका एक असेट बन जाता है, बट अगेन उस पर भी फिर आपको अगर कहीं दूर प्लॉट लिया तो आपको फिर उस पर फिजिकल जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फ्रॉड्स इतने सारे होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप रियल एस्टेट में ही रहो या स्टॉक्स में ही रहो। ठीक है ना? ओके। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं जानना चाहता था, जैसे आज के टाइम में यूथ कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहे कि उसको आने वाले 20 साल बाद या 10 साल बाद उस इन्वेस्टमेंट का रिफंड अच्छा खासा मिल जाए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल SIP। फंड्स आप जिस दिन से कमाना शुरू करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो SIP के थ्रू। लेट्स से आप 1000 रुपये भी मंथली अगर इन्वेस्ट करते हो 30 साल तक,
एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा। ओके। और ये कैलकुलेटेड है। मैं सिर्फ 1,000 रुपये की हर महीने की बात कर रही हूँ 30 साल तक। तो म्यूचुअल फंड्स में भी जो होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, जो कि अमाउंट से ज़्यादा लॉन्ग टर्म आप कितना हो ना मैटर करता है। जैसे आपने अगर एक कहानी सुनी हो, एक चावल का दाना रखा, दूसरे चेक बॉक्स पे एक राजा था, उसने एक चावल का दाना रखा, दूसरे चेक बॉक्स पे 2 रखा, फिर उसका डबल 4 रखा। तो वो होता है पावर ऑफ कंपाउंड। हाँ, जैसे कि आप बोलो कि आपको महीने का अगर एक किसी ने बात ऐसी कही थी कि सैलरी की बात हो रही थी कि अगर आपको महीने के इतना 1 लाख रुपए मिले और 1 रुपए पे हर दिन कुछ इंटरेस्ट मिले, तो उसने ऑप्ट करा 1 लाख रुपए। बट अल्टीमेटली अगर आप 1 रुपए पे हर महीने कुछ इंटरेस्ट 10-12% का जो भी इंटरेस्ट अगर लेते, तो एट द एंड ऑफ 30 डेज आपकी जो सैलरी होती वो 7 फिगर्स में होती। तो वो डिपेंड है, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। उस क्वेश्चन पर आते हैं, उस सवाल पर आते हैं जिस सवाल से हमने शुरुआत की थी। 25,000 से 25 लाख तक कैसे कोई पहुंच सकता है? 25,000 से 25 लाख तो पहुंचना बहुत आसान है। कंसिस्टेंसी चाहिए। आप 25,000 रुपये SIP में डालो। एक SIP में मत डालो, सिर्फ एक स्कीम में मत डालो, उसको भी आप 3-4 स्कीम्स में डालो। अपना पैसा 25,000 रुपये जो आप एक इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आप उसमें अलग अलग उसमें डालो। बट आप ये बोलो सिर्फ एक 25,000 से होगा, नहीं, आपको हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके। बाकी सिर्फ 25,000 रुपये लगा के भी अगर आप छोड़ देते हो तो एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स 20 ईयर्स वो अच्छा खासा 15% पे ग्रो करेगा। बट अगेन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या आपकी कैपेबिलिटी है, SIPs में डालो, रेगुलर रहो, 10-20-30 साल बाद आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। 25 से क्या होता है, ठीक है, आज आप हम बोल रहे हैं कि 25,000 से 25 लाख, पहली बात तो कितने टाइम में कितने टाइम में आपको चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आप इसके अलावा जो 25,000 उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं करोगे, तो वो बहुत मैटर करता है। लेट्स से अगर 25,000 मैं बोलूँ मुझे 10 साल में चाहिए 25 लाख रुपए, तो वो थोड़ा सा एक अनरियलिस्टिक बात, मैं मतलब एक्चुअली बता रही हूँ कि मैं बोल सकती हूँ कि नहीं बन जाएगा, नहीं, अनरियलिस्टिक हो जाएगी वो चीज़। बट हाँ, ये मैं बोलूँ कि 20 साल में 25 साल में तो पॉसिबल है। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उस पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके लिए तरीका क्या होगा? तरीका अगेन, आप एक बार में पैसा डालना चाहते हो या बारी बारी करके, मतलब जैसे SIPs होती हैं, SIP करते हो अगर जिस भी अमाउंट की करोगे तो वो कैलकुलेशंस होती हैं, अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके आपका जो है जो भी आपका अमाउंट रहेगा, जो भी आपका पीरियड रहेगा, जो भी आपका रिटर्न रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो रिटर्न्स आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड में देखो क्या है ना कि हम अगर FD की बात करें तो 7 से 8% मैक्स टू मैक्स, उस पर भी टैक्स जाता है। अभी भी कम हो रहा है, अभी और कम हो जाएगा। हाँ। कुछ अभी तो हमारी सेविंग अकाउंट पे हमें 4% मिल जाता है, बट कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे पैसा बैंक अकाउंट में रखने के लिए लोग चार्जेस देते हैं। और अभी आपने ये बात देखी भी होगी कि पहले 0 बैलेंस चलता था, बिल्कुल, अब एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए होता है। किसी बैंक में 10,000 रुपये आपको रखने ही होंगे, किसी बैंक में अगर 2,000 रुपये रखने अगर उससे कम हो जाता है तो टैक्सेस लग जाते हैं, मतलब आपकी पेनल्टी होती है। तो बिल्कुल, ये क्या पेनल्टी हो है, जाती है, चार्जेस ही लग रहे हैं ना। हाँ, ओके। तो मैम आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इंडियन मार्केट या फिर क्रिप्टो, कहाँ पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा? क्योंकि आज का यूथ चाहता है कि इधर से भी कमा ले, इधर से भी कमा ले, चारों तरफ दौड़ रहा है, तो बेस्ट क्या रहेगा, इंडियन मार्केट या फिर क्रिप्टो या फिर अदर कोई प्लेटफॉर्म? इंडियन मार्केट को एक बार फिर भी हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। क्रिप्टो की बात करूँ, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ट्रेडिंग ही है, एक तरह से स्पेकुलेशन ही है। हाँ। क्रिप्टो का कोई बेस तो है नहीं, कोई गवर्नमेंट अभी तक कोई रेगुलेशंस में आया नहीं है, कहीं से रेगुलेटेड है नहीं कोई। आपकी जैसे इंडियन मार्केट है या फॉरेन मार्केट भी है, सेंसेक्स सेबी जो है रेगुलेट करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। क्रिप्टो का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कल को बंद हो जाए तो आप क्या करोगे? ठीक है, जब तक पैसा कमा रहे हैं लोग तो चल रहा है, बट अगर आपको थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी चाहिए तो आई विल सजेस्ट कि इंडियन मार्केट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, बट
या तो फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू या फिर आप नॉलेज ले लें उस चीज़ की। ओके मैम, जैसा हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में लग्जरी को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाती है ना? तो क्या लगता है किस एज में कितनी इनकम पर कौन सी गाड़ी? किस एज पे कितने इनकम पे कौन सी गाड़ी? नहीं, ऐसे नहीं बोलो आप ये बोलो पड़ोसी की कौन सी आई तो अब मेरी कौन सी गाड़ी। आइडियली यही होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट है कि नहीं? हाँ। हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा इसके घर में ये आ गई तो अब हमें अपनी अच्छी खासी गाड़ी भी बुरी लगने लगती है। हाँ। ठीक है, तो देखो ये तो चलो एक है हमारा साइकोलॉजिकली जो चीज़ें हैं, बट अदरवाइज जब हम अर्न करते हैं तो हमें अपनी लाइबिलिटीज़ क्रिएट करने से पहले पहले अपने असेट क्रिएट करने चाहिए। बिल्कुल। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे पास बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं जिससे मैं कम से कम 3 गाड़ी खरीद सकती हूँ 3 लाख की, तो उससे पहले मैं एक गाड़ी भी नहीं खरीदूंगी। मतलब मेरे बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट होना चाहिए कि जो भी गाड़ी मैं खरीद रही हूँ वो 3 नंबर में बिना लोन के खरीद सकती हूँ, तब मैं एक गाड़ी खरीदूंगी। ये मैं करती हूँ। आज अगर मान लो मेरे पास 18 लाख की गाड़ी है तो अभी मैं खड़े खड़े 18 लाख की गाड़ी खरीद सकती हूँ। ठीक है, तब मैं वो एक गाड़ी खरीदूंगी। ओके, मतलब कुल मिलाने की बात ये है, अगर हमारे पास सेम अमाउंट की 3 गाड़ियाँ खरीदने जितनी हैसियत है तब हमें उस अमाउंट की एक गाड़ी खरीदनी चाहिए। ओके, लेकिन हमारी सोसाइटी में तो माइंडसेट ही अलग है। नहीं, हमारी सोसाइटी में तो ऐसा है ना कि घर अपना है नहीं। हाँ। बाकी 4 लोन और चल रहे हैं तो गाड़ी भी ले आओ। तो वो हमारा माइंडसेट, आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि लोगों को एक्चुअली आजकल पीयर प्रेशर जो बोलते हैं हम, उसके पास ये हर चीज़ में, गाड़ी में नहीं, घर में भी, बच्चों में भी। मतलब बच्चों में ऐसे कि उसका बेटा इतना पढ़ रहा है तो मेरा यहाँ वाला जाना चाहिए। शादियों में होता है, उसकी शादी में इतना डाउरी मिला तो हमें इतना मिलना चाहिए। तो ये तो आप साइकोलॉजिकली कहीं चेंज नहीं कर सकते। बट हाँ, हमारा जो यहाँ का यूथ है उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आपको एक पीसफुल ज़िंदगी चाहिए तो आपके पास जो है आपको उससे सेटिस्फाई रहना पड़ेगा। आपके को और चाहिए, आपके पास जो है अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उसके लिए और काम करो, अपने स्किल्स डेवलप करो, कमाओ, मना नहीं है। बट अगर आप ये सोचो कि उसके पास ये है अब मैं ये लूँगा, तो वो अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा। आपकी लाइफ लोन्स के नीचे दब जाएगी। आप वही लोन पे करते करते जो है पूरी लाइफ निकाल दोगे। हमें हमारी जो सैलरी है वो हमें अलाउ कर रही है 1 BHK, लेकिन हम बैठ जाते हैं 3 BHK। तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, हमारी क्या कैपेसिटी, हम कितना लोन बियर कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हमें खुद को ही देखनी है, हर एज ए इंडिविजुअल। बट वो मेरे को नहीं लगता हमारी सोसाइटी में पॉसिबल है, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट एक सेंट माइंड नहीं होता। ठीक है, सेंट माइंड जो संत एक बोलता है कि जो मेरे पास है वो मैं उसमें खुश हूँ, वो हर किसी का माइंडसेट नहीं है। हर किसी जो को प्राप्त है वही पर्याप्त है। वही, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है ना। एक चीज़ देखो, रहता तो वो आदमी भी है जो रोड के साइड पे भी रह रहा है और खुश रह रहा है। बिल्कुल। खुश तो वो भी नहीं है जिनके 4 BHK 3 BHK बंगलोज हैं। तो हैप्पीनेस जो है वो, या आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो पैसा नहीं है, वो आप क्या कर रहे हो लाइफ में वो मैटर करता है। और मेरा एक ऐसा सोचना है, आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी कमा रहे हो, आपको उसको थोड़ा सा वापस सोसाइटी को करना होता है। किसी भी फॉर्म में। आप चाहे एनिमल्स की हेल्प करो, आप ह्यूमंस की हेल्प करो, आप पेड़ पौधे करो, आप नेचर को प्रोटेक्ट करो। बट आप अगर कमा रहे हो, आप नहीं भी कमा रहे, आप अगर इस धरती पे हो तो आपको उसको वापस करना है, तभी आप इंसान कहलाओगे। और जब ये आप वापस करना शुरू करते हो ना, आपको पैसा मैटर करना कम कर देता है। फिर आपको उस चीज़ में सेटिस्फैक्शन आता है कि आपने किसी के लिए कुछ किया है। तो ये माइंडसेट रखना भी यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम अगर उसको थोड़ा सा भी स्पिरिचुअली की तरफ जाए ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए, तो ये चीज़ें हमें वहीं सिखाई जाती है कि जो, जैसे आपने बोला, जितना है पर्याप्त है। है ना। हमें काम करना है, बट उस काम को इस तरह से करना है कि हमें शांति भी मिले और हमारा काम भी हो जाए। बट आजकल शांति तो है नहीं, सिर्फ काम ही हो रहा है। काम ही हो रहा है। और कहीं ना कहीं उस काम की वजह से वो शांति भी भंग हो रही है, जो है होनी चाहिए जो। हाँ, तो वो फैक्ट है। तो मैम आपको क्या लगता है आज के टाइम में अगर अमीर बनना है, बिजनेस से बना जा सकता है?
जॉब या फिर इन्वेस्टमेंट? अमीर होने की भी ना हर किसी की डेफिनेशन अलग है। किसके पास कितना पैसा होगा तब वो अमीर हो जाएगा। हो सकता है आज जिसकी सैलरी 10,000 है उसकी कल को सैलरी 50,000 हो जाए तो वो ये समझेंगे मैं मैं अमीर हो गया। हाँ, तो अमीर होने का भी डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है। पहली चीज़। अब कैसे अमीर हुए जो हमारा क्वेश्चन था, तो सबसे पहला तो होता है पैसा लगाने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले पैसा कमाना ज़रूरी है। तो कमाएंगे कैसे? सबसे पहले अपनी स्किल्स पे काम करो, कुछ नया सीखो, जो भी पढ़ रहे हो उसमें कैसे एक्सेल कर सकते हो। मतलब आपको इस तरह से काम करना है कि जो आप काम कर रहे हो ना उस काम के आपके अलावा उसमें किसी की एक्सपर्टीज ही ना हो। और डेफिनेटली जब एक्सपर्टीज आप ही की होगी तो आप हाईएस्ट पेड होगे उस पूरे उसमें। तो पहला तो चीज़ हो गया आपके अपनी स्किल्स पे काम करना है, चीज़ों को सीखना नहीं छोड़ना है। जैसे हम जब स्किल्स पे काम करेंगे तो पढ़ना नहीं छोड़ना है। हम क्या करते हैं नॉर्मली कि एक चीज़ आ जाती है और हम उसी पर स्टक हो जाते हैं। दूसरा हमारी 12th होगी, ग्रेजुएशन हो गया, हमने पढ़ लिया, बस इतना हो गया। मैं आज भी पढ़ती हूँ, आज भी एग्ज़ाम्स देती हूँ। किसी ना किसी चीज़ का मुझे मतलब है शौक इस चीज़ का, पढ़ना है, एग्ज़ाम देखना है, कुछ नया सीखना है। तो पढ़ना, एग्ज़ाम देना, सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्किल्स भी अपग्रेड करता है, नॉलेज भी अपग्रेड करता है। दूसरी चीज़ ये हो गई, जब हम पैसा कमाएंगे, पैसा आएगा, ऑब्वियसली पैसे को जब हम फिर इन्वेस्ट करेंगे उसके रिटर्न्स आएंगे। जब उसके रिटर्न्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली जब रिटर्न्स आते हैं तो फिर असेट्स बनना शुरू हो ही जाते हैं। तो यही एक बेसिक फंडा है हम लोगों का, क्या कि हम अगर कमाने लग गए तो हम कमाने ही लग जाते हैं, हम और चीज़ें सीखने के लिए नहीं करते हैं बिल्कुल भी। जाते जाते कुछ एक मैसेज फाइनेंस को लेकर सोसाइटी के लिए। अगर मैं फाइनेंस को लेके बात करूं तो एक मैसेज यूथ के लिए जो है यही रहेगा कि आप जितना जल्दी अर्न करना शुरू करें उतनी जल्दी आप किसी भी सोर्स के थ्रू, किसी भी प्रोडक्ट के थ्रू आप लोग जो है अपना इन्वेस्टमेंट ज़रूर शुरू करें। इस चीज़ में ना पड़े कि आज तो कमा रहे हैं कल सेव कर लेंगे, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आप आज अगर सेव करना शुरू करेंगे उस चीज़ का बेनिफिट आप आज से 10 साल बाद देखेंगे। इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी छोटी, और ऐसा नहीं है आपको बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट खर्च करनी है, छोटी छोटी जो है अमाउंट्स जो है उस पर आप सेव करना शुरू करिए। एक बार छोटा छोटा सेव करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो आपका कॉर्पस क्रिएट होगा और अल्टीमेटली फिर जो है आपको उसको बेनिफिट भी दिखेगा। एक आपकी सेविंग हैबिट भी क्रिएट होगी और आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। बात करें अगर सोसाइटी की तो एक ही चीज़ है, पीयर प्रेशर में ना पड़े। इसके घर में ये है तो मेरे घर में भी होना चाहिए, या उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ये चीज़ हम जिस दिन ख़त्म करके एक जेलिसी फैक्टर ख़त्म कर देंगे तो शायद हम लोग अपनी जो है एक पीसफुल लाइफ जीना शुरू कर दें एक पॉइंट पे। तो मैम आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक ये एपिसोड देखा है तो क्या आपने इस एपिसोड से सीखा, क्या जाना, और आगे आने वाले एपिसोड में आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बता करके हम तक पहुंचा सकते हैं। अभी तक के लिए आपने ये एपिसोड देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की बातचीत आपको इसी चैनल पर मिल सकती है। थैंक यू सो मच।